ओके, तो ये हमारे सामने आर.सी. मुखर्जी, बहुत ही लेजेंडरी बुक। लेजेंडरी क्यों? क्योंकि बिफोर एन अवस्थी दिस वाज द बुक दैट के ऑलमोस्ट सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई नीट की प्रिपरेशन की है, 11th-12th में पढ़ाई की है और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह अगर बनाए हैं तो वो आर.सी. मुखर्जी के थ्रू ही मोस्टली बनाए होंगे। कुछ हद तक कुछ लोगों ने ओपी टंडन एंड दूसरे बुक भी यूज़ किए होंगे, बट आर.सी. मुखर्जी हैज़ बीन अ लेजेंड। और इसके लेजेंडरी होने के पीछे पता है क्या सबसे बड़ा रोल है? जिस तरह से इस बुक ने मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाया है भारतवासियों को, साउथ इंडिया का तो एग्जैक्टली पता नहीं, बट नॉर्थ इंडिया में जहाँ तक, मतलब वैसी बुक तो वैसे लिखी गई है इंग्लिश में, तो नॉर्थ और साउथ क्या, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने चूँकि नॉर्थ में पैदा हुआ और नॉर्थ की बातें मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो हो सकता है रीजनल लैंग्वेजेस में कुछ और भी बुक्स हों, बट इस बुक की सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत ये है कि बुक शायद अपने आप में बहुत यूनिक है इस मामले में कि इसने मोल कॉन्सेप्ट के बहुत अच्छे अच्छे अप्रोचेस बताए हैं। और वो भी इसकी खासियत रही है, पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिए हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज दी हुई है। तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हो मोल कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट चैप्टर ही आपका बेस बहुत अच्छा तैयार कर देगा। पहले फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेसिक मोल के जो फॉर्मूले होते हैं, वेट बाई मॉलिकुलर वेट और गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, गैसियस स्टेट वाला जो फॉर्मूला है पी.वी. उन सब के बेसिस पर है, जो आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस वैसे देख रहे हो। सो आप में से जितने भी लोग हैं जो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह तगड़ा करना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम, जहाँ आप टीचर के साथ डिस्कशन करते हो और कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे होगे। ये बुक आज भी इस मामले में अल्टीमेट है कि इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अच्छे से कलेक्टेड हैं। हाँ, टाइम के साथ ये थोड़ी आउटडेटेड इस मामले में हो गई कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होते चला गया। जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट आ गए, इंटीजर टाइप आ गए, तो उनका इंक्लूजन जितना जल्दी होना चाहिए था ये बुक नहीं कर पाई। उसकी जगह पर एन अवस्थी वाली बुक आ गई और इसीलिए ये पीछे के ज़माने की बुक कहलाने लगी, क्योंकि उसमें उस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। बट देखो, क्वेश्चन कैसे भी हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो अपनी जगह पर हैं और वो चेंज नहीं होने वाले। तो आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए ये बुक अभी भी अल्टीमेट है, कोई भी बंदा इसे यूज़ कर सकता है। और मोल कॉन्सेप्ट का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें कि रिएक्शन बेस्ड, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड बातें की गई हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज़ सिखाया गया है, तो आप में से जितने भी लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज़ नहीं जानते हैं अच्छे से, इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू सीख सकते हैं। इसके अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम भी क्लास में करवाते रहते हैं। और जितने लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है ना कैलकुलेशन का, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है क्वेश्चंस को पढ़ने का, एनालिटिकल स्किल्स का, वो सारे लोग ये पूरा क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन जो पूरा दिखाया गया है सब मोल बेस्ड है इक्वेशन बनाने का। जैसा भी ये क्वेश्चन दिखाई दिया, ये बड़ा सा है, व्हाट वेट ऑफ CO इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म Re2CO10 फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7 अकॉर्डिंग टू द अनबैलेंस्ड रिएक्शन। यार टुच्चा क्वेश्चन है। अब बुक ने जब सॉल्व किया तो उसने सारे स्टेप्स दिखाए हैं। आपको अगर स्टेप्स पता चल जाएगा तो आप खटाखट सॉल्व करके निकल लोगे आगे। तो मेरी नज़र में देखो, मेरा अपना जो अपने टाइम पर जो मोल वगैरह अच्छा हुआ था वो इसी बुक की वजह से हुआ था। और एक और बुक जो यूज़ की थी मैंने, ओपी अग्रवाल, वो उसमें तो सब कुछ था, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ओपी अग्रवाल तो शायद अब बंद भी हो चुकी है, ओपी टंडन ज़्यादा फेमस है, बट ओपी अग्रवाल वाज दैट बुक के जिसके थ्रू एक्चुअली मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन की थी। और एक ये बुक थी आर.सी. मुखर्जी, नहीं ब्रूस महान भी थी ब्रूस महान भी पढ़ी थी। और ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ने की कोशिश और भी दूसरी बुक्स की थी, कभी उस पर बात करेंगे। बट दिस वाज द बुक विच एक्चुअली मेड माई मोल कॉन्सेप्ट अल्टीमेट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसी बुक की वजह से मेरा धाकड़ हुआ। तो आज भी मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है देखते हो, मेरे अपने टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और सटीक है। तो आप में से जितने भी लोग हैं ये पूरा सेकंड चैप्टर भी बना सकते हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। टाइम काफ़ी लगेगा, देखो जैसे क्वेश्चन 39 है, जो लोग एक बार कर चुके हैं उनके लिए तो टाइम कम लगेगा, बट मैं जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी मोल में, उनको तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि ये करो। हाँ, इसका एक दो पोर्शन जो जितने भी लोग मोल और रेडॉक्स कर चुके हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा, एक दो जगह कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे दो तरह के लोगों का डिस्कशन करते चलते हैं, एक जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया और एक जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट एवरेज लेवल पर ही सही, बहुत प्रो लेवल पर नहीं बट एवरेज लेवल पर ही सही कम से कम किया है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो स्टार्ट ले सकते हैं इससे, बट देखो इसमें टाइम लगेगा। तो कभी ऐसा अगर मौका मिलता है तो मैं सिलेक्टिवली बता दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा क्वेश्चन के कोई अगर 0 पर है तो वो मोल कॉन्सेप्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चन कौन से कर सकता है,
और एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन कर सकता है। बट अगर आपने अपने कोचिंग के मटेरियल्स किए हुए तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप दूसरे कोचिंग में भी पढ़ रहे हो और मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में भी मिलते हैं, जो बेसिक्स होते हैं। जो थर्ड चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है गैस एनालिसिस के ऊपर, और गैस एनालिसिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम आते हैं, कम पूछे जाते हैं, बट जब भी आ जाते हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो गैस एनालिसिस में जो सिंपल सा फंडा है कि मोल की जगह पर हम वॉल्यूम का यूज़ करते रहते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में ही आप देखो, यहाँ पर आप देख रहे होगे CXHY प्लस O2 है, 7.5 ml CXHY एंड 22.5 ml O2 है, और उसी की जगह पर मोल्स भी लिखे हुए हैं। तो ये वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स वाला जो फंडा है वो काम आता है इसमें गैस एनालिसिस में। उसी की बेसिस पे डिस्कशंस चलते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और कई बार स्टूडेंट जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार सर इसमें ना रिएक्शंस होते हैं और हमें नहीं पता चलता कि रिएक्शंस कैसे लिखें। एक तो जो क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाते हैं, जो तुमसे 11th में करवाए जाते हैं, वो प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस होते हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल टाइप के होते हैं और बहुत टफ होते हैं, जो 12th से जो निकाल करके दिए जाते हैं वो अक्सर क्वेश्चन में ही दिए जाते हैं, तो वो कभी इशू बनता नहीं है। अब तुम चाहे उसका कितना भी इशू बना लो, वो बनते नहीं है, तो उससे परेशान ना हो। और अगर तुमने इस जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह का एक्सपीरियंस किया है या क्लासरूम में क्वेश्चंस वगैरह बनाए हैं तो इश्यूज नहीं आएंगे। सो ये थर्ड चैप्टर जो है वो बहुत डिटेल्ड है, और आप देख रहे हो ये बेसिकली ये सब कुछ मोल ही है, लेकिन 3 चैप्टर निकल गए, इतना सारा सॉल्व एग्जाम्पल निकल गया, और अब एक्सरसाइज भी आप देख रहे हो। यहाँ पर तो और भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हाँ अब ख़त्म हो, एक्सरसाइज है। तो अगर जस्ट इमेजिन कि कोई बच्चा जो है वो बेसिक्स अपने अच्छे कर रहा है मोल वगैरह के, 3 चैप्टर हो गए अभी तक। एटॉमिक वेट आ गया 4th चैप्टर के रूप में, आउटडेटेड हो गया, अब तो ये सब चीज़ें पूछते नहीं हैं, बट पहले के टाइम पर क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिखते थे, अभी भी किसी न किसी बुक में 1-2 क्वेश्चन दिखते हैं। एटॉमिक वेट का डिस्कशन हो गया, मॉलिक्यूलर वेट में सारे मोल वाले ही कॉन्सेप्ट है। तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कोई भी बंदा स्किप कर सकता है। वह 1-2 क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे जो उठा करके कर सकते हो, बना सकते हो। बाकी सब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अगर तुमने कर लिया है, बेसिक्स मोल के जान लिए हैं, कैलकुलेट करने में अगर तुमको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में अगर इंटरेस्ट आ चुका है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इन सब क्वेश्चंस को बनाओ। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो रेडॉक्स का और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान है। इनफैक्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मोल से भी ज़्यादा यूजफुल है आज के टाइम पर। सो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का मैं इस चैप्टर का देखो ड्रॉबैक ये बताऊंगा कि हम क्या करते हैं ना, आज के टाइम पर हम और मैथमेटिकल हो चुके हैं, बट ये अभी एकदम बेसिक लेवल पर है, जिस पर कि अभी भी फॉरेन राइटर्स की बुक अभी भी होती है। फॉरेन में क्या होता है ना कि बुक जल्दी लोग ऐसे लिखते नहीं, जैसे कि अपने यहाँ क्या है ना कि बुक लिखने पर चूँकि रॉयल्टी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो कई बार लोग ना बिना रिसर्च किए हुए, जैसा यार RC मुखर्जी वगैरह तो यार बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स वगैरह हैं, तो एक्चुअली मैं इनको प्रोफेसर्स की बुक ही बोलूँगा, ट्यूटर की बुक नहीं बोलूँगा। प्रोफेसर की बुक इसलिए क्योंकि यार जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत रिसर्चेज वगैरह कर लेते हो, और प्रॉफ होने का मतलब, प्रोफेसर होने का मतलब मेरी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। प्रोफेसर होने का मतलब मैं ये नहीं मानता कि तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हुए लेक्चरर हो गए तभी तुम प्रोफेसर हो सकते हो, किसी कॉलेज में पढ़ाए होगे कई साल तब जा करके तुम प्रोफेसर हो गए, नहीं। मेरा कहना है कि तुम रिसर्च ओरिएंटेड काम ज़्यादा करते हो, तो अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड काम ज़्यादा करते हो, चीज़ें सर्च करते हो, ढूंढते हो, लंबा टाइम हो गया है और तुम्हारे पास अपनी कुछ चीज़ें हैं देने को, अब जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपने आप को लेकिन कभी प्रॉफ नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं हुई है कि मैंने इतना कुछ अपनी तरफ से चीज़ें सर्च की है, टाइम लगेगा। मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को तो तभी मानूंगा केमिस्ट्री का ज्ञाता था जबकि मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत अल्ट्रा प्रो लेवल पर लेकर के चला जाऊँगा। तब मैं सिर्फ और सिर्फ नहीं चाहता कि मैं अपने आप को ज्ञानी बोल दूँ थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे, मुझे जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें, और मैं कर रहा हूँ और टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, बट मैं कुछ ढंग की नॉलेज ले लूँगा। अच्छी नॉलेज, इसका तो कभी गर्व होना नहीं चाहिए, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि तुम्हें नॉलेज हो गई है। रियलिटी ये है कि इंसान जितनी नॉलेज लेते जाता है उतना ज़्यादा उसको रियलाइज़ होता है कि समुद्र में से एक बूंद ही मिला है उससे। मुझे यही लगता है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है और इतना कुछ है गेन करने को। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि यार आप यहाँ पे से बहुत बेसिक तरीके से इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। कुछ जगह पर कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए लेक्चर्स देख लेना। मेरे जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो तरीका है मैथमेटिकल है और वो बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्योंकि यार इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मेरा अपना फेवरेट रहा है,
तो मैंने जो है उसको बहुत सिंप्लीफाई किया है, बहुत मैथमेटिकल बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। मुझे खुद भी कैलकुलेशंस बहुत पसंद है, कैलकुलेशंस की ट्रिक आज भी मैं जब भी इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करता हूँ तो पता है तुम्हें मैं कैलकुलेशंस की ट्रिक वगैरह देखते रहता हूँ कि किसने क्या ट्रिक बताई है। और कई बार लोग जो है बहुत टुच्चे टुच्चे ट्रिक्स बताते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम बंद भी करना पड़ता है। सो ये जो सेक्शन है इसमें देखो इंस्टाग्राम ही आ रहा हूँ तो ये जो सेक्शन है उसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बहुत बेसिक बताए गए, और आप में से जितने भी लोग हैं जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को जीरो से प्रो लेवल तक चाहते हैं, ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कई सारी जगह पर रिपीटेटिव एग्जाम्पल भी हैं, उनको छोड़ सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज में भी रिपीटेटिव क्वेश्चन टाइप के हैं, उनको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को जब आप टच करें पेन और पेपर से, अगर वो क्वेश्चन ओरल नहीं हो रहा है, पेन पेपर पे हो रहा है, तो एंड टू एंड ज़रूर बनाओ। अब ये सेक्शन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन का, जिसमें डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन जो हमने रेडॉक्स में पढ़ा है उसे बताया गया है। थोड़ा सा पुराने तरीके से है, बट क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उनका कलेक्शन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। तो आप इन सबको कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सारे के सारे जो यहाँ दिए हुए सब बनाओ, लेकिन अपने नए वाले तरीके से बताओ, जैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है। इन फैक्टर निकालने के जो मैथमेटिकल फॉर्म है, एक्स मॉडुलस ऑफ सी माइनस एफ वगैरह, उनको यूज़ करो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यूनिटरी मेथड्स के थ्रू जो सॉल्व किया हुआ है, बस सॉल्व करने के तरीके पर मैं यही बोलूँगा कि वो ड्रॉबैक बन गया आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, क्योंकि हमने अब उसको और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल करके और इंटरेस्टिंग बना दिया है, और ये थोड़ा सा बोर करता है ये जो यूनिटरी मेथड है। बाकी सारी चीज़ें झकास है, ज़बरदस्त है। क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर लोगे तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो खैर और भी अल्ट्रा प्रो लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। ये मैं आगे के चैप्टर्स बाद में करूँगा, बट ये देखो पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन हो गए, 50 हो गए क्वेश्चंस। देखो आपको ना ये सारे क्वेश्चन आपको देख करके लगेगा कि यार बहुत बड़े बड़े सर क्वेश्चन से बनाए नहीं बनाए। आपको एक बात बता दूं मैं, हम लोग जो हैं वो 90s वाले हैं, तो हम 90s के किड हैं, तो क्या है ना कि जो जेईई एडवांस का जलवा होता था मतलब 90s में और 2000 में जो जलवा होता था, 2006, 7, 8 के बाद तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, बट यार अगर 90s की बात करो और अराउंड 2000 की बात करो, बेसिकली 90s की ही, तो तब क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में होते थे फिक्स था कि एक क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक से आएगा, तुम्हारी ऐसी लगाएगा कि तुम रोगे। तो लोग ना बात करते थे ऐसे कि अरे फिजिकल में टाइट्रेशन बनाया है क्या, ऐसे लोग बात करते थे पता है, ये याद रखना। तो मुझे याद है कि जब मैं पटना आया था और पटना में जब रहना शुरू किए थे, तब मुझे याद है कि मैंने कई स्टूडेंट के मुंह से सुना था, और वो चीज़ वाइब्रेट करती, वो इमेजेस आते हैं मुझे स्टूडेंट के ना। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो वो उन स्टूडेंट्स के इमेजेस दिमाग में आ रहे हैं जिनके थ्रू मैंने सुना था कि टाइट्रेशन बनाया है, बहुत धाकड़ है, बहुत टफ है, और मुझे इन्हीं में मज़ा आता था। ओके, सो ये सेक्शन भी हो गया, इसे आप बनाओ। और जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट है क्या यार, घुमा फिरा करके, जैसे ये देख रहे हो 89 में आया हुआ है, दिख रहा है ना तुम्हें क्वेश्चन, यहाँ पर 91 में आया हुआ है, देख रहे हो। इन सब क्वेश्चन से लोग डरते थे क्योंकि उस वक्त तक, अब देखो अब जैसे कि हमने मेथड्स बना लिए हैं सॉल्विंग के, इन फैक्टर्स वगैरह के ना, तो बहुत ईजी हो गए हैं ये क्वेश्चंस। और आज के टाइम पर भी स्टूडेंट्स को डर लगता है जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर इतना जिन्होंने महारत नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं किए हुए, तो उनको डर लगता है। कुछ लोगों को तो अभी भी लगता है कि जैसे रिएक्शंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे इस क्वेश्चन को देख लो, कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अच्छी बात तो यही है ना कि तुम्हें स्पीशीज़ का नेचर पहचानना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज़ का नेचर पहचानना, ना कि पूरा रिएक्शन जानना है। अब जैसे 97 का ये क्वेश्चन है सामने, ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो कि इतिहास में जाने जाते थे कि बाप रे, टाइट्रेशन का क्वेश्चन आया ना तो नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरे तो खुद जो है वो, जब एग्ज़ाम दिया था तो स्टेप मार्किंग थी, और स्टेप मार्किंग के बड़े फ़ायदे हुए थे मुझे, तो स्पेशली खुद के फ़ायदे हुए थे। हाँ, जैसे ये क्वेश्चंस हैं हार्ड वाटर पर बेस्ड, बट है वो टाइट्रेशन से ही रिलेटेड, तो इन सब क्वेश्चन से लोग बहुत डरे होते हैं। आपको दिख जाएगा यहाँ पर, देखो यही तो अच्छी बात है, जो आरसीएम का तुम बनाओगे ना, तो तुमको 90s के वो क्वेश्चन दिखाई देंगे जिनसे लोग डरते थे। तो ये सब फेवरेट क्वेश्चन वैसे कुछ खास है नहीं यार आज के टाइम पर। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको पता चल चुका है कि अच्छा सारे स्पेशीज के इक्विवेलेंट बराबर करते हैं। इनफैक्टर ढूंढ लो, KMnO4 दिखा इस क्वेश्चन में, तो KMnO4 यार एसिडिक मीडियम में क्या होगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा, इनफैक्टर 5 होगा, इक्विवेलेंट बराबर इनफैक्टर इनटू मोल लगाया, जो 5 फॉर्मूले होते हैं इक्विवेलेंट के, उन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं, हो गया काम खत्म।
ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता था ये मेरा, और ये ऑलमोस्ट सारे टेस्ट में होता था, जब जो भी टेस्ट पेपर्स वगैरह मैं उठाता था उस टाइम पर। मुझे याद है कि यार टेस्ट पेपर्स के लिए कितना रोता था मैं, मिलते नहीं थे टेस्ट पेपर ढंग से। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक अगर कुछ बोलो इस पूरे बुक का, अगर कोई सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा है तो यही है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसे कि लोग डरते थे, और इस बुक ने जो जितने अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ओके, सो इस बुक में बातें यहाँ तक, उसके आगे फिर इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से फिर डिस्कशन स्टार्ट करूँगा आगे में। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में बताओ, इस बुक से रिलेटेड और भी चीज़ें। अभी मैं एक एक करके सारी बुक्स का मैंने फर्स्ट पार्ट बना लिया है, मुझे लगता है नहीं अभी तो बाकी है यार। एल जी वेट बनाया है, एल जी वेट के अलावा मुझे लगता है कि अभी मैंने JDL पे डिस्कशन किया है, और यही शायद RC मुखर्जी में किया है। ढेर सारी बुक करनी है, ढेर सारी बुक का करना है ना। आपको तो काफ़ी सारी बुक के बारे में जानकारी लेनी है, करते हैं और भी बुक्स के बारे में करते हैं। ठीक है, चलो, ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।